स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। आज हम लोग क्लास 9 से बीएससी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि काफ़ी बड़ा सवाल है, इसका पार्ट 2 करेंगे। और जैसे कि पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी प्योर इम्प्योर का डिफरेंस जाना, एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं, कितने टाइप के इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया है। और हमने कंसंट्रेशन को फाइंड करने का मेथड भी जाना है, उसका फॉर्मूला भी जाना है। अब आज के क्लास में हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है, और हम लोग उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन आखिर होता क्या है। तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट ऐड है वो बताता है कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपके पास लेमन जूस सॉल्यूशन है। तो इसमें आपने क्या किया है, वाटर लिया है 50 ml और इसमें 5 ml आपने लेमन जूस ऐड किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, इट मींस जो सॉल्यूट आप इसमें ऐड किए हैं इसका अमाउंट कितना है परसेंटेज में, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, जिसका निकालना है जो कम अमाउंट में उसको ऊपर लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसका अमाउंट निकालना है तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल का इनटू 100, सिंपल। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका पहला अप्रोच होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व किया गया है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है, यहाँ पे सॉल्यूट है कॉमन सॉल्ट और सॉल्वेंट कौन सा है, तो वो है वाटर। तो क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन mass of solute that is 40 ग्राम। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, NaCl की। अब mass of solvent that is water, कितना मास है इसका, 320 ग्राम। उसके बाद कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है इस सॉल्यूशन का, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम आप निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तभी तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे इससे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बस दोनों का मास को ऐड करना है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा, 40 प्लस 320 ग्राम दैट इज 360 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो मास बाय मास परसेंट निकालना है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम डिवाइडेड बाय mass of solution that is 360 ग्राम into 100, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 4149 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 11.11। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम
of 40% solution of glucose. It means ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, and to make 250 ग्राम of 40% solution of glucose. It means यहाँ पे आपको concentration इस solution का already given है, that is 40%. तो mass by mass percent कितना दिया हुआ है? 40%. क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है कि mass of solute जो कि ग्लूकोज है उसका मास क्या होगा, and मास ऑफ वाटर. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों का मास कितना है कि हम लोग जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसका मास 250 ग्राम है, यानी कि इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 250 ग्राम. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मास ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे ना, लेट मास ऑफ ग्लूकोज, इसको x मान लेते हैं, bx. ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, दैट इज मास बाय मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि गिवन है ऑलरेडी इनटू 100. कितना हो जाएगा? ये तो x है, मास ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन का मास 250 है इनटू 100, और यहाँ पे मास परसेंट दिया हुआ है दैट इज 40. अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो 40 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स x. कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 25 इंटू 4 दैट इज 100 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? दैट इज मास ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम. ठीक है, अब आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आपको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, आपको सॉल्यूट का मास पता चल गया, तो अब सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे. क्या करना होगा? सिंपली माइनस करना होगा. तो मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute plus mass of solvent होता है. तो क्या करना है? 250 माइनस 100 करेंगे, इसका मास कितना? 100 आया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा. तो कितना आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट? दैट इज 150 ग्राम. आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और सबसे पहले ना, वीडियो को देखने से पहले आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ 12 ml ऑफ ग्लूकोज. कितना हम लोग वाटर को मिक्स करेंगे 12 ml अल्कोहल के साथ so as to obtain 12% alcohol solution. मीन्स इस क्वेश्चन में भी आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है. तो ml है ना, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 12%. ठीक है, आपको यूनिट देखना पड़ेगा. अगर ml में है तो वॉल्यूम यूज करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज 12 ml. आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. कैसे निकालेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो कितना वैल्यू हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 12 ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी 12 दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना 12 प्लस x.
एक्स, लेट हम लोग मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया इंटू 100। अब चलिए इसको बस सिंप्लीफाई करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इसको 100 इधर ले आइए, 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और न्यूमरेटर भी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा ना, ये मैथ्स है सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 12 प्लस x। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 100 माइनस 12, दैट इज 88 ml। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करें, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और आपके पास कोई भी साइड बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जाना है कि मिक्सचर होते हैं दो टाइप के, पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जैसे कि मडी वाटर, सैंड वाटर। ठीक है, तो बात करें होमोजीनियस की, तो इसका एक टाइप होता है दैट इज सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस दो टाइप का होता है दैट इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो आइए हम लोग इन तीनों के प्रॉपर्टीज को समझते हैं, और इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग विजुअलाइज भी करेंगे सिमुलेशन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोई भी सॉल्यूशन हो वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही होगा। अब बात करें कोलॉइड की, फॉर एग्जांपल मेयोनीज, चीज, बटर, मिल्क, ये सारे क्या है, ये सारे मिक्सचर ऐसे हैं जो कि हमें दिखने में लगेगा कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में होता है वो हेट्रोजीनियस, मींस उसके भी पार्टिकल्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब बात करें सस्पेंशन की, फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, तो यहाँ पे ये मिक्सचर कैसा है, ये मिक्सचर है हेट्रोजीनियस, ये तो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आपको सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि साइज में छोटा होगा ऑब्वियसली। तो कितना छोटा, तो वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 नैनोमीटर को हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो आपको दिख रहा होगा -9 है ना, बहुत छोटा। अब बात करें कोलॉइड की, तो कोलॉइड के भी पार्टिकल्स हम लोग नहीं देख सकते नेकेड आइज से। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी छोटे ही होते हैं, मींस ग्रेटर देन सॉल्यूशन, बट स्टिल ये भी छोटा ही होता है। कितना छोटा, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में इसके पार्टिकल्स का साइज लाई करता है। अब बात करें सस्पेंशन की, तो मड, सैंड, वैंड हमें दिखता है ना, तो इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की जो साइज है वो ग्रेटर है। कितने ग्रेटर, तो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, अब यहाँ पे आप लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है ना वो पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो वो सीधे स्ट्रेट पास हो जाएगा, तो स्कैटर नहीं करेगा, मीन्स पाथ विजिबल नहीं होगा आपको। अब बात करें कोलॉइड की, तो इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं ना, तो इसके पार्टिकल्स स्कैटर कर जाते हैं। तो स्कैटर करने की वजह से जो बीम ऑफ लाइट आ रही है ना उसका पाथ हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसका सिमुलेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन में। तो देखिए सस्पेंशन में भी अगर हम कहें कि मान लीजिए जब हम लोग वाटर है और इसमें हम लोग मड ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड कर रहे हैं ना तो पार्टिकल्स ऊपर ही है, तो उस टाइम जब हम लोग लाइट को पास करेंगे तो ये यहाँ इसके भी पार्टिकल्स स्कैटर करेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी पाथ विजिबल ही होगा। बट आपको पता है कि हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं।
तो सेटल डाउन हो जाएगा तो ऊपर क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगा। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट किसमें किसमें होता है? कोलॉइड और सस्पेंशन में। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, आप इसको अगर एज इट इज छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब, तो इसके पार्टिकल ऐसा नहीं कि कम होने लगेगा या ज़्यादा हो जाएगा, ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके पार्टिकल स्टेबल होते हैं। कोलॉइड मियोनीज है, चीज़ है, तो ये भी स्टेबल रहता है। बट सस्पेंशन के पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ऐड करते हैं तो धीरे 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 वो सेटल डाउन होने लगता है, तो इसीलिए सस्पेंशन के पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इनको मान लीजिए इसमें जो सॉल्यूट है उसको अगर हम चाहते हैं सॉल्वेंट से अलग करना, तो हम लोग फिल्टरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। हम लोग दूसरा मेथड से अलग कर सकते हैं, हालांकि जैसे इवापोरेशन हो गया, बट फिल्टरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब बात करें कोलॉइड की, तो कोलॉइड के भी पार्टिकल्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग? फिल्टर पेपर से पास कराते हैं सोल्यूशन को, तो फिल्टर पेपर का होल से जो भी बड़ा होगा वही ना ऊपर रहेगा, अब जो छोटा है वो भी पास कर जाएगा। मीन्स फिल्ट्रेशन से हम लोग उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। अब बात करें सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, तो फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाएगा और नीचे फिर हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से सोल्यूट के पार्टिकल सस्पेंशन का हम लोग अलग कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोलॉइड के टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस 5 मार्क्स का एटलीस्ट जरूर पूछा जाता है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो कोलॉइड्स के इतने सारे टाइप्स होते हैं। कोलॉइड के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा? डिस्पर्स फेस्ड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज किसको कहते हैं? सॉल्यूट को, जो कि लेस अमाउंट में होता है और जिसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में। और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट है, बस इसका नाम अलग है कि इसमें हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे ये सारे टाइप्स है कोलॉइड के, और ये एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए गैस का 2 हो गया, लिक्विड का 3, ऐसे याद करिए, सॉलिड का 3। ठीक है, अब गैस का आपको पता है, गैस तो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, तो उसको छोड़ के लिक्विड को अगर हम लोग ऐड करें गैस में, तो ये कैसा टाइप है? एरोसोल हो गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ठीक है, अब हम लोग गैस में अगर मिक्स कर रहे थोड़ा सॉलिड को, तो क्या हो जाएगा? स्मोक, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो भी निकलता है गाड़ी से, वो सारा हो जाएगा, और इसका भी टाइप क्या हो जाएगा? एरोसोल ही होगा। नेक्स्ट हम लोग लिक्विड में आ जाते हैं कि जब लिक्विड अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है और इसमें अगर हम लोग ऐड करें गैस, सॉलिड, लिक्विड को, तो क्या होगा? तो सबसे पहले गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? फोम। ये टाइप होता है फोम, फॉर एग्जाम्पल सेविंग क्रीम। नेक्स्ट है इमल्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्शन पूछता है, डिफाइन इमल्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड in which disperse phase is liquid and dispersing medium is also liquid। और एग्जाम्पल दे दीजिएगा मिल्क फेस क्रीम। अब नेक्स्ट है सोल, तो सोल में जब हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं सॉलिड को, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज एंटी एसिड, ब्लड, पेंट, ये सारा कुछ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फोम। फोम क्या होता है? तो जब हम लोग सॉलिड में गैस को मिक्स कर रहे हैं तो फोम टाइप हो गया, एग्जाम्पल हो गया फोम, रबर, स्पॉन्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट जेल। जेल में क्या करते हैं? सॉलिड को हम लोग ऐड करते हैं, सॉरी लिक्विड को ऐड करते हैं सॉलिड में। ठीक है, तो जेल हो गया, फॉर एग्जांपल जेलीज, चीज़, बटर, ये सारा हो गया। सॉलिड तो सॉलिड सोल कहते हैं इसको, मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन। तो ये सारे हो गए टाइप्स कोलॉइड के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। इसमें मतलब ये सब जो टाइप हैं, इसमें कौन सा डिस्पर्सिंग फेज है, कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है, विथ एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सिमुलेशन देखते हैं सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड के प्रॉपर्टीज को सिमुलेशन के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी इसके ट्रांसपेरेंसी का, कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसलूसेंट है, कौन ओपेक है।
तो स्टार्ट करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे 3 ट्रू सॉल्यूशन लिया गया है। पहला में है शुगर सॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉल्ट सॉल्यूशन और थर्ड में है एलम। तो इसके ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब के एक साइड में पेपर रखेंगे और दूसरे साइड से हम लोग उस पेपर को देखेंगे और उसके बेसिस पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेड पेपर इजीली विजिबल है, अगर बी में भी देखें तो विजिबल है, और ए में भी विजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है। अब नेक्स्ट कोलॉइड की, तो कोलॉइड भी 2 लिया गया है, दैट इज स्टार्च एंड एग एल्बुमिन। तो चलिए हम लोग एक साइड रखते हैं पेपर को और दूसरे साइड से पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है ना, स्लाइटली विजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कोलॉइडल का नेचर कैसा है, कोलॉइडल का नेचर है ट्रांसलूसेंट। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में भी हम लोग पेपर को रखते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी रेड कलर हमें नहीं दिख रहा है ना, यानी कि कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिल्टरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन हम लोग चेक करेंगे कि सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको हम लोग फिल्टरेशन से हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे सॉल्यूशन था वैसा यहाँ पे भी है, और हम लोग यहाँ पे रेसिड्यू में देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी रेसिड्यू नहीं है। इट मीन्स हम लोग फिल्टरेशन मेथड से ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के उसको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगेन साइज बहुत छोटा होता है इस वजह से। अब कोलॉइडल, अब यहाँ पे भी हम लोग इसको पास करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कोई रेसिड्यू नहीं है। इट मीन्स इसके भी पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो यानी कि हम लोग कोलॉइडल के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उसको हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। बट नेक्स्ट हम लोग आते हैं सस्पेंशन में। जब हम लोग सस्पेंशन को ऐड करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, तो आपको रेसिड्यू में सॉइल वाले में सॉइल आपको दिखेगा अगर हम लोग चॉक ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको रेसिड्यू यहाँ पे चॉक अलग हो गया और यहाँ पे आपको क्लियर सॉल्यूशन है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग फिल्टर पेपर से पास करेंगे, तो फिल्टर पेपर से हम लोग उस सॉल्यूट के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से ही। तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग ने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है अगेन ट्रू सॉल्यूशन का। अब हम लोग एज इट इज जो आपको दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऐसा ही है, यानी कि ये स्टेबल है, तो हम लोग टाइम स्टार्ट करेंगे और ये 20 पर खुद ही स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, स्टॉप हो गया, तो देखिए जैसा था वैसे ही है, यानी कि इसके पार्टिकल स्टेबल है। अब नेक्स्ट कोलॉइडल, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम, देखिए इसके पार्टिकल्स भी स्टेबल है, इधर उधर कहीं मूव नहीं कर रहा है, यानी कि कोलॉइड भी स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट सस्पेंशन, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि सैंड के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं, यानी कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। आई होप स्टेबिलिटी भी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, है ना। तो चलिए हम लोग पाथ यहाँ पे विजिबल बीम ऑफ लाइट हम लोग पास करा रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग फिर इसको पास कराएंगे सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू, फिर सस्पेंशन और कोलॉइड के थ्रू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब हम लोग बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू, तो आपको दिख रहा है इसकी जो पाथ है, इस लाइट का पाथ इस सॉल्यूशन में विजिबल नहीं है। क्यों नहीं विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। और स्कैटरिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये पास कर जा रहा है बट स्कैटर नहीं कर रहा है। स्कैटर नहीं करेगा तो पाथ विजिबल नहीं होगा, इट मीन्स ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट कोलॉइड की बात करें, हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं, तो आपको दिखेगा बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो इस सॉल्यूशन में भी विजिबल है, यानी कि यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन
टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब नेक्स्ट सस्पेंशन, तो सस्पेंशन को भी हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा, लेकिन कुछ टाइम तक। जब इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, क्लियर सॉल्यूशन ऊपर बचेगा, तब तो शो नहीं करेगा। बट हाँ, जब तक मान लीजिए ऊपर ही है उसके पार्टिकल्स, तब तो स्कैटर करेगा, तब टिंडल इफेक्ट शो करेगा, है ना। आई होप ये भी क्लियर है। तो ये जो प्रॉपर्टीज था ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।